नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, अजीज मित्रों को और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से इस वैश्विक महामारी में ढेर सारी स्वस्थ रहने की दुआएं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एक नए जीवन के साथ नई उड़ान की ओर अपने सपनों को नए आयाम देने आप प्रतिष्ठित रूप से आगे चल रहे होंगे। प्रिय छात्रों, कल हमारी जो बातें हुई थी मित्रों, वो ये थी कि भाई मूल अधिकार जो हैं उनमें हमने अवसर की समानता 16 के अनुच्छेद से हम स्टार्ट हुए थे और शिक्षा मेरा अधिकार अनुच्छेद 21 भाग जो क्या था वहाँ तक हमने इसकी पूरी डिटेल जो थी उसमें पढ़ी थी। कुछ उपबिंदु हमने पढ़े थे। आज हम उसके आगे चलते हैं। मूल अधिकार पाठ संख्या 3 में हम आपसे डिस्कस करते हैं और उसे बड़े ध्यान से आप देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 और 22 के अंतर्गत क्या है कि अपराध सिद्धि पर ही आपको एक तो सजा दी जाएगी। ये एक अति महत्वपूर्ण बिंदु के रूप के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज यहाँ पर एक बात आती है, निवारक निरोधक अधिनियम, यानी जो अपराध वाला जो सिस्टम है उसमें निवारक निरोध अधिनियम, या आप ये कह सकते हो गिरफ्तारी संरक्षण अधिनियम या गिरफ्तारी संरक्षण दोष सिद्धि पर ही सजा, दोष सिद्ध पर ही जो सजा उससे संबंधित अधिकार है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना है? 22 है। 22वें अनुच्छेद के अंतर्गत 2 तरीके के अधिकार है। एक तो निवारक निरोधक अधिनियम है इसमें, और गिरफ्तारी संरक्षण और दोष सिद्धि पर ही आपको किसका प्रावधान होता है? सजा का प्रावधान होता है। ये जो अधिकार आपको दिया गया है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत 22वें अनुच्छेद में दिया गया। देखिए, गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है। गिरफ्तारी कितने तरीके से होती है? गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है। अब गिरफ्तारी के 2 तरीके देखिए। एक तो होती है सामान्य दंड संहिता। गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है, सामान्य दंड संहिता, सामान्य दंड संहिता एक तो इसके आधार पर होती है, और एक होती है निवारक निरोध संहिता। इन 2 के अंतर्गत गिरफ्तारी होती है। सामान्य दंड संहिता में क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर 24 घंटे में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे कोर्ट में उपस्थित कर दिया जाता है। जब साक्ष्य उसके पक्ष में है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, और साक्ष्य उसके पक्ष में नहीं है तो उसे वापिस क्या कर दिया जाता है? फ्री कर दिया जाता है। सामान्य दंड संहिता भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 निवारक निरोधक अधिनियम ओब्लिक गिरफ्तारी संरक्षण और दोष सिद्धि पर सजा से संबंधित अधिनियम है। इस के अंतर्गत 2 तरीके से गिरफ्तारी होती है, सामान्य दंड संहिता और निवारक निरोध संहिता। सामान्य दंड संहिता में किसी व्यक्ति की गिरफ्तार करने के 24 घंटे में उसे साक्ष्य के साथ कोर्ट में उपस्थित करना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उसे फ्री करना पड़ता है। लेकिन निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, जब अति संवेदनशील मामले होते हैं और अति संवेदनशील मामले में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस अति संवेदनशील मामले के अंतर्गत ये बाध्यता उसके ऊपर लागू नहीं होगी। या आप ये कह सकते हो कि विध्वंस, आतंकवादी गतिविधि से संबंधित कोई मामला होता है तो विध्वंस आतंकवादी गतिविधि से संबंधित मामले पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। कौन सी? जो यानी सामान्य दंड संहिता जो होती है। दूसरी बात, ये दोनों दंड संहिता जो है उस दोनों दंड संहिता वो विदेशियों के लिए नहीं होती है,
विदेशी इसके पात्र नहीं है। अगर उनको कोई आतंकवादी भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है कि 24 घंटे में साक्ष्य तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, विध्वंसकारी गतिविधियों के अंतर्गत है तो पहली बार उसे 3 महीने के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, उसे पूरे साक्ष्य जुटाए जाते हैं और उसके बाद उस पर कोई कोर्ट में उपस्थित करके क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो ये जो गिरफ्तारी के 2 तरीके हैं इनमें कहा गया। लेकिन एक बात और देखिए, निवारक निरोधक अधिनियम में कुछ कानून बने, उनके अंतर्गत उनको रखा गया। जैसे सबसे पहले निवारक निरोध अधिनियम 1951 में भारत की संसद ने, यानी जो अति संवेदनशील मामले होते हैं, आतंकवाद है, देश को क्षति पहुंचाना है, देश की आक्रमणीयता को, देश की अखंडता को क्षति पहुंचाना है, सांप्रदायिक उन्माद है, उनके अंतर्गत जिस कानून के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया वो निवारक निरोधक अधिनियम था। 1951 से चला, लेकिन इसको कब समाप्त किया गया? 1967 में इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा अधिनियम बना आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो आपका है, यह आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 ईस्वी के अंतर्गत बना था। आंतरिक सुरक्षा यानी देश की अस्मिता, आंतरिक व्यवस्था है, उसको कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसको कब समाप्त किया गया? उसे 1978 ईस्वी के अंतर्गत इसे भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण व भंडारण अधिनियम 1974। तो विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं भंडारण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। और इस विदेशी मुद्रा के भंडारण और संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम था, यह अधिनियम यानी को किसके अंतर्गत बना था? यानी भारतीय निवारक निरोध अधिनियम जो है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था लागू हुई। तो कितनी बातें हो गई? 2 बातें हुई। निवारक निरोध अधिनियम सन 1951 ये 67 में समाप्त हुआ था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में समाप्त हुआ था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और भंडारण अधिनियम 1974 में बना था। उसके बाद में एक अधिनियम बना टाडा, आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधि रोक अधिनियम 1985। आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधियां रोक अधिनियम 1985, जिसको टाडा कहा गया। जिसको क्या कहा गया? टाडा के नाम से जाना गया है। टाडा अधिनियम के अंतर्गत इसको व्यवस्थित किया गया है। और फिर 2002 में इसको जो 85 में ये बना, 1995 में इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद 2002 में पोटा अधिनियम बना था, जो टाडा का एक मिलता जुलता अधिनियम था, वाजपेयी सरकार ने बनाया। फिर इसे पोटा को 2004 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक अलग जो ब्रांच बनाई जो उस पर कार्रवाई करेगी। ये यहाँ पर क्या आएगा? सदस्यता लागू। अब एक बात देखिए, आपका अनुच्छेद 22 निवारक निरोध अधिनियम, गिरफ्तारी, संरक्षण या दोष सिद्धि पर आपको सजा मिलेगी। तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरी देखिए, गिरफ्तारी के 2 तरीके। एक सामान्य दंड संहिता, जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे में साक्ष्य में उपस्थित करो। लेकिन इस पर एक नोट लगाने की बात है, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध व्यक्तिगत साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिए, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात आपको रखनी है सामान्य दंड संहिता में। अब निवारक निरोध संहिता जो है, वो निवारक निरोध संहिता जो है, उसमें एक बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को अगर विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त है तो उसके लिए निवारक निरोध संहिता बनाई है। इसमें इसका फैसला कौन करेगी?
ये 3 सदस्य कमेटी होती है। क्या होती है? 3 सदस्य कमेटी होती है। एक तो इसमें उच्च न्यायालय का जो कार्यरत न्यायाधीश है वो न्यायाधीश अध्यक्ष होगा, और 2 इसमें क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे, और वो उसका क्या करेंगे, फैसला करेंगे, और 3 महीने तक इसके ऊपर क्या चलेगी, चर्चा। निवारक निरोध अधिनियम 1951, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1971 या आंतरिक सुरक्षा जो सशस्त्र संरक्षण जो है वो 71 में, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1974, ये तो समाप्त होगा नहीं, ये तो उससे संरक्षण है। बाकी ये सारे समाप्त होने के बाद इनका गठन हुआ है। सारे कंपटीशन के अच्छे क्वेश्चन है। 2004 टाटा 1995 में खत्म, 1978 के अंतर आंतरिक सुरक्षा, फिर 83 में भी एक बार आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की पुनरावृत्ति हुई थी। तो ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल जो आपका है वो 22वां अनुच्छेद है। अब आपका चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 2 अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है जो 23, इसके अंतर्गत है बलात् मजदूरी, मनुष्य क्रय विक्रय, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, बलात् मजदूरी, मनुष्य क्रय विक्रय, दास प्रथा, और ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित जो बातें हैं वो बातें इसके अंतर्गत क्या होती है, लागू होती है। तो बलात् मजदूरी, क्रय विक्रय, दास प्रथा और यानी कि बंधुआ मजदूरी इसके अंतर्गत क्या होती है, लागू होती है, उस पर प्रतिबंध है। आप इसको एक नाम और दे सकते हो, बेगार प्रथा, अलग अलग शब्द देखिए। आप किसी से जबरदस्ती पर मनमानी कीमत पर मजदूरी नहीं करवा सकते। आदमी मनुष्य का क्रय विक्रय आप देखते हो, अभी जो राजस्थान में जुमेनों का काकार पड़ा हुआ बाहर से लाते हैं, 167, 143, 120, ये क्रय विक्रय होता है मनुष्य का। दास प्रथा, किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकते, बेगार बिना मेहनताना दिए, बिना उसको सही कीमत अदा किए आप उन पर यानी कि उससे काम नहीं करवा सकते। और बंधुआ मजदूरी, आप किसी को पैसे देकर फिर उस पर ऋण चढ़ा के आप केवल उसे खाने के बदले आप उससे काम नहीं करवा सकते। ये जो संरक्षण दिया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में। अब देखिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो बना, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम जो बना था, तो बंधुआ मजदूरी जो अधिनियम रोक बना था, ये 2 चीज है। इसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, हालड़ी प्रथा, इसको आप क्या कहते हैं, सांगड़ी प्रथा, आप इसको तीसरा नाम क्या सकते हो, बेगार प्रथा। ये सारी चीज है, ये सारी चीजें आती हैं और उनके लिए एक संरक्षण अधिनियम बना था 1961। बंधुआ मजदूरी, बागड़ी, सांगड़ी प्रथा 1961 में बना था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 में बना था। यानी कि एक अगर कोई भी आदमी किसी व्यक्ति से अपने काम करवाता है, मजदूरी पर रखता है, तो उसका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 स्थापित किया गया। समान वेतन समान मजदूरी अधिनियम, समान वेतन समान मजदूरी अधिनियम 1976 से पहले एक ही कार्य स्त्री पुरुष के द्वारा किए जाते थे, तो वो उस पर क्या लेता था, यानी कि मेहनताना अलग अलग दिया जाता था, स्त्री को अलग है पुरुष को अलग है, लेकिन 1976 में समान वेतन। वैसे इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में हुआ है, उस अनुच्छेद का जो उल्लेख है वो कितना है, 39 के अंतर्गत। नारी देह व्यापार, नारी देह व्यापार प्रतिबंध जो हुआ है, एक तो नारी देह व्यापार और एक है गर्भपात, गर्भपात निरोधक अधिनियम, ये 1994 में बने थे। लेकिन
कई बार आप सुनते हो अखबार में आता है अश्लील चित्रण, किसी की फोटो खींच ली उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो नारी देह है अश्लील चित्रण संरक्षण अधिनियम 1956 बना था। तो ये सारे वो अधिनियम है जिन अधिनियमों जैसे हालड़ी सांगड़ी प्रथा, बेगार प्रथा संरक्षण अधिनियम 1961 में इस पर प्रतिबंध लगा कि आप किसी से ऐसा नहीं करवा सकते। नारी देह व्यापार पर प्रतिबंध लगा, एक शोषण है इस पर प्रतिबंध लगा। गर्भपात जो करवा देते हैं उन पर प्रतिबंध लगा, तो उस पर 94 में लगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना 1984 में बना। समान वेतन समान मजदूरी अधिनियम बना वो 1976 में। कई बार भारतीय समाज की एक विशेषता है कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष में इतना भेदभाव है कि स्त्री को बंदिश में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक घरेलू हिंसा अधिनियम बना था 2015, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम का बना 2015 में। तो आप यहाँ पर एक बात लिखोगे, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम बना। वो कब बना? 2015 में बना, जिसके तहत इसके ऊपर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया कि घरेलू हिंसा जो स्त्रियों के साथ होती है, दहेज के मामले में होती है, ये सारियों पर प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया। अब 24 के अंतर्गत बाल सुरक्षा, जो आपकी सबसे बड़ी बाल सुरक्षा यानी बालकों के बारे में जो आपको बताया जाता है, बाल श्रम निषेध कह सकते हैं। बाल सुरक्षा है बाल श्रम निषेध बाल श्रम निषेध 24 के अंतर्गत आता है। क्या आता है इसमें? रेस्टोरेंट, क्लब, मील, ठेलों, चरागाहों या किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, रेस्टोरेंट, क्लब, मील, ठेलों, चरागाहों या किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं दिया जा सकता, ये बात यानी कि प्रतिबंध लगाया कि आप बच्चों के बचपन को नहीं छीन सकते, आप उन बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में लगाया गया। और इसमें एक बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और अनिवार्य शिक्षा दी जाए जो है ये आपका 11वां मूल कर्तव्य भी है। और ये 11वां मूल कर्तव्य के साथ 21 भाग के में आपका शिक्षा मेरा अधिकार के साथ ये मूल अधिकार भी है, ये मूल कर्तव्य भी है। जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये क्या हुई थी? शुरुआत हुई, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ। अगर बच्चे की जो 14 वर्ष नहीं है, RTI जो आई थी उसके बाद 14 वर्ष नहीं है, अगर बच्चे की उम्र 15 से 18 उम्र से नीचे है तो वो दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? 4 घंटे काम कर सकता है। अगर मजबूरी हो तो इस प्रकार के प्रावधान जो आपको दिए गए वो 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान का आर्टिकल था 24वां, जो बाल संरक्षण अधिनियम था। बाल संरक्षण अधिनियम कब बना? बाल संरक्षण अधिनियम 1986 बना था सबसे पहले। तो 1986 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बना। बाल संरक्षण अधिनियम के बाद दूसरा बाल संरक्षण अधिनियम बना था, वो 2005 में बना था। बालकों के संरक्षण के लिए 2 अधिनियम, पहला अधिनियम 1986 में आया, दूसरा 2। विश्व स्तर पर जो बालकों के विकास के लिए कार्य कर रही है, तो विश्व स्तर पर कर रही है कौन? यूनिसेफ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक भाग है, विशिष्ट अंग है यूनिसेफ, जिसका कार्यालय कहाँ पर है? जिसका कार्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। तो वहां पर यूनिसेफ है, वो इसके लिए कार्यरत है। ये आपकी बात आती है 1986 बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में।
अगली हमारी जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कोई नॉर्मल बात आती है, अनुच्छेद 26, 27, 28, सॉरी माफ करना 25, 26, 27 और 29, 28। 25 में क्या? अंतःकरण से किसी भी धार्मिक परंपरा को मानने का अधिकार। अंतःकरण से किसी भी धार्मिक परंपरा विचारधारा को मानने का आपको क्या है? अधिकार है। आप किसी भी धार्मिक परंपरा को मान सकते हो, विचारधारा को मान सकते हो, अंतःकरण की आपको स्वतंत्रता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, क्योंकि बिना उदाहरण के प्रसंग नहीं सक्सेस होगा। उदाहरण के तौर पर यह, जैसे सिख कृपाण धारण करते हैं, कृपाण रखते हैं, कड़ा रखते हैं। हिंदू धर्म वाले पगड़ी धारण करते हैं। इस्लामिक परंपरा के लोग जो है वो दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते। तो ये सारी चीजें वो उनका अंतःकरण है। सिख धर्म में दाढ़ी रखते हैं, हिंदू धर्म में चोटी रखते हैं। आप अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानते हैं, उसकी विचारधारा के अनुसार आप चलते हैं, तो ये स्वतंत्रता आपको कहाँ दी गई? 25 में। कई बार प्रश्न पूछे गए। सिख धर्म के द्वारा कृपाण धारण करना, हिंदू धर्म के द्वारा पगड़ी धारण करना, सिख धर्म के द्वारा दाढ़ी रखना, ये श्वेतांबर के द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करना किस परंपरा के अंतर्गत है? 21 के अंतर्गत। दूसरे नंबर की बात जो होती है वो 26 के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है? धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। यानी आप अपने धार्मिक मामलों का आप सत्संग करवा सकते हो, रामायण का पाठ करवा सकते हो, तबलीगी समाज बुला सकते हो, जैन धर्म की संगीति बुला सकते हो, आपको प्रबंध। आपके धर्म में आप बिल्कुल स्वतंत्र है, दूसरे का आनंद नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करो, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे नंबर की बात आती है 27वां, धर्म के नाम पर आपसे कोई व्यय या धर्म के नाम पर कोई कर अदायगी नहीं होगी। तो यानी क्या कहा जाता है कि धर्म के नाम पर आपसे कर अदायगी नहीं होगी, या धर्म के नाम पर आपसे कोई कर वसूल नहीं किया जाएगा। जैसे फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था, यही जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के काल से, जकात कर मुस्लिमों से लिया जाता था। लेकिन आपसे धर्म के नाम पर कोई कर नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कर अदायगी आपसे नहीं होगी। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 28 है, वो इस बात को क्या करता है? क्लियर करता है, या इस बात में दिखाया गया। राजकीय और अर्ध राजकीय और निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार है। यानी आप राजकीय, अर्ध राजकीय, निजी शिक्षण संस्था, तो आप यहां पर लिखोगे राजकीय, अर्ध राजकीय और निजी शिक्षण संस्था। तो राजकीय, अर्ध राजकीय और निजी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़े, आपको सिख धर्म के बारे में बताया गया, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, इस्लाम पढ़ाया जाता है, ईसाई धर्म पढ़ाया जाता है। सारी चीजों के अंतर्गत आपको शिक्षा दी जा सकती है। आप पर इस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप यानी कि धर्म की शिक्षा पूर्ण दे सकते हो। तो 25 में अंतःकरण धार्मिक परंपराओं को मानने का अधिकार है, जैसे कृपाण, पगड़ी सब धारण कर सकते हो। धार्मिक मामलों में प्रबंध की आपको पूरी स्वतंत्रता है, कर अदायगी आपको नहीं करनी है, और राजकीय, अर्ध राजकीय, निजी शिक्षण संस्थाओं में धर्म के बारे में शिक्षा दी जा सकती है। ये बात आपको भारत के संविधान में अगर जोड़नी है तो इस बात को आप किस तरीके से उल्लेखित करोगे? यानी इस तरीके से करोगे। अब भारतीय संविधान का अगला मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार का नाम क्या होता है? उस मूल शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और दूसरे नंबर पर 30 है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार जो 29वां अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद आपको यह है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
यानी अनुच्छेद 29 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि, अपनी भाषा में जो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपनी लिपि में जो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने हितों को नजर रखे भाषा, लिपि, तो इस अध्ययन के अंतर्गत अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है कहीं भी, यानी कि उसको बढ़ा सकता है। ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत एक बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको 2 अधिकार हैं। पहला अधिकार यह है कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अध्यापन का कार्य कर रही हैं, तो उसमें किसी को भी अध्ययन के कार्य के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। और वहां पर 1/4 जो स्थान जो पिछले दिनों में सरकार ने नियम बनाया था कि प्राइवेट स्कूलें जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके पैसे गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे, वो इसी का हिस्सा था। एक बात तो यह, किसी को भी अध्ययन क्षेत्र से वंचित नहीं किया जा सकता, एक बात तो यह। दूसरी, यानी कि कोई भी धर्म अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है, चाहे वो ईसाई धर्म करो, इस्लाम धर्म करो, हिंदू धर्म की करो, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो वो यानी अपनी जो शिक्षण संस्थाएं वो स्थापित कर सकता है। जैसे भारत में अल्पसंख्यक धर्म है वो 6 है, जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद में जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी जो धर्म है, ये कई धर्म है जो भारत में अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक धर्म वो भी अपनी, उनको बराबर का अधिकार है संरक्षण का, उनको बराबर रूप से मान्यता प्रदान की गई है और वो भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी आती हैं, वो 30 में आती हैं कि सभी निजी शिक्षण संस्थाएं कोई भी वो किसी को अध्ययन से वंचित नहीं कर सकती। 31वां अनुच्छेद था, 31वां, वो किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1978 मोरारजी देसाई सरकार ने, देसाई पीएम ने हटा दिया। और ये मोरारजी देसाई देश के पहले पीएम है जिसे पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, निशान-ए-पाकिस्तान दिया गया था, ये इसके मोरारजी देसाई को दिया गया। इसका संरक्षण कितने में किया गया, 300 भाग पहले, यानी संपत्ति के अधिकार को व्यवस्थित किया गया, वो किया गया 300 भाग पहले। कुछ अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 में क्या कहा गया, कानूनी प्रक्रिया के अलावा, कानूनी प्रक्रिया या आप ये कह सकते हो विधि प्रक्रिया के अलावा कोई नए कर आरोपित नहीं किए जा सकते, अलावा कोई नए कर आरोपित नहीं किए जा सकते, यानी जो कानूनी प्रक्रिया जो संसद, जैसे गेट लागू किया, जो आप पर जो जीएसटी लागू किया, वेट लागू किया, कर सकता है, लेकिन वो किया किसने, संसद ने, कानून की सर्वोच्च ताकत ने किया, इसलिए भारतीय संविधान का। तो 265 के अंतर्गत आपको यह दिया गया है कि आप किसी भी कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत कोई कर आप पर आरोपित है तो आप कानून के दायरे में तो उसको करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जल्दी देखिए, 300 भाग के में संपत्ति के अधिकार को संरक्षित किया गया, कुछ नई नियमावली के साथ, नए नियमों के साथ, यानी 300 भाग के में जो संपत्ति के अधिकार है उसको सुरक्षित किया गया है। 300 भाग जो 301 है उसमें आपको व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्र रूप से, व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्र रूप से
आपको निर्बाध रूप से कानूनी दायरे में रहकर व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 325 में राजनीतिक क्षेत्र की स्वतंत्रता है। 325 जो है उसमें राजनीतिक क्षेत्र की स्वतंत्रता आपके पास मौजूद है। और 326 में आपको वोट देने का अधिकार है। आपको वोट देने का अधिकार है। वो अधिकार आपके पास कितने में? 326 में। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपने एक शब्द पढ़ा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर